तो कल्पना कीजिए, एक शांत समुद्र, आसमान एकदम साफ, हवा भी नहीं चल रही, और लहरें इतनी शांत है मानो मानो पानी सो रहा हो। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे पानी में खतरा छिपा है। इंचकेप रॉक, एक ऐसी चट्टान जो जहाजों के लिए मौत का जाल है। बिल्कुल। और इसी खतरे को दूर करने के लिए कहानी में एक नायक आते हैं, एबट ऑफ एबरब्रोथॉक। उन्होंने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, शानदार समाधान निकाला। उन्होंने उस चट्टान पर एक चेतावनी देने वाली घंटी लगवा दी। तो आज हमारे पास रॉबर्ट साउदी की मशहूर कविता द इंचकेप रॉक है, और हम सिर्फ इसकी कहानी नहीं देखेंगे बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक चट्टान और एक घंटी की कहानी नहीं है। नहीं, ये इंसानी फितरत की कहानी है, जलन की, और उस सिद्धांत की जिसे हम कर्म कहते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक अच्छा काम किसी की नफरत का शिकार बनता है और कैसे कैसे प्रकृति अपना बदला लेती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उस हीरो की बात करते हैं, एबट ऑफ एबरब्रोथॉक। वो एक साधु थे और उन्हें लोगों की जान की बहुत फिक्र थी। इसीलिए उन्होंने वो घंटी लगवाई ताकि कोई जहाज उस चट्टान से टकराकर तबाह ना हो। और उसका जो सिस्टम था वो भी अपने आप में बड़ा अनोखा था। हाँ, घंटी सीधे चट्टान पर नहीं थी बल्कि एक बोया पर लगाई गई थी जो पानी पर तैरता रहता है। अच्छा। इसका मतलब ये था कि जब समुद्र शांत होता तो घंटी भी शांत रहती, लेकिन जैसे ही तूफान आता या लहरें ऊंची उठती तो बोया हिलता और घंटी बजने लगती। एकदम सही। खतरा जितना बड़ा, चेतावनी उतनी ही जोर की। ये तो कमाल का डिजाइन है। बिल्कुल, खतरे को ही चेतावनी में बदल देने जैसा। नाविक जब भी उस घंटी की आवाज सुनते तो समझ जाते कि इंचकेप रॉक पास है और वो अपना रास्ता बदल लेते। और हर बार जान बचने पर वो एबट को दुआएं देते होंगे। हाँ बिल्कुल। वो घंटी सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, वो एक उम्मीद थी, एक सुरक्षा का प्रतीक बन गई थी। हाँ, विलन की एंट्री भी बड़े नाटकीय अंदाज में होती है। कहानी एक ऐसे दिन पर पहुंचती है जब मौसम एकदम खुशनुमा है, सूरज चमक रहा है, समुद्री पक्षी चहचहा रहे हैं, सब कुछ शांत। ये तो एक क्लासिक साहित्यिक तकनीक है ना? तूफान से पहले की शांति। हाँ, पर यहाँ एक गहरा व्यंग्य भी है। ये शांति एक झूठा सुकून है जो आने वाले खतरे को और भयानक बना देती है। इसी शांत दिन पर समुद्र में एक जहाज आता है और उसके डेक पर खड़ा है सर रैल्फ द रोवर। नाम तो बड़ा क्लासी लगता है, सर रैल्फ द रोवर। नाम क्लासी है पर इरादे वो उतने ही खराद है। वो एक समुद्री लुटेरा है और उसकी नजर समुद्र में एक छोटे से काले धब्बे पर पड़ती है। वो इंचकेप बेल का बोया था और उसे देखकर वो मुस्कुराता है। हाँ, लेकिन उसकी मुस्कान में खुशी नहीं बल्कि एक शैतानी चमक थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई, सर राल्फ खजाना लूटता है, वो अमीर है, उसे एक छोटी सी घंटी से इतनी जलन क्यों हुई? क्या ये सिर्फ अहंकार था? नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है और कहानी के मनोविज्ञान को समझने के लिए जरूरी भी है। ये सिर्फ अहंकार नहीं है, ये उस मानसिकता को दिखाता है जिसे कहते हैं शार्डनफ्रॉइड, दूसरों के नुकसान में खुशी मिलना। अच्छा। एबट ने कुछ अच्छा बनाया था, लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, और सर राल्फ जैसे लोग वो किसी अच्छी चीज को बनते हुए देख नहीं सकते। उसे नष्ट करने में ही उन्हें अपनी शक्ति का एहसास होता है। तो उसे एबट की अच्छाई से ही नफरत थी, वो सच्चाई के प्रतीक को ही मिटा देना चाहता था। बिल्कुल, वो उस सिस्टम को तोड़ना चाहता था जो लोगों को बचा रहा था। इसीलिए वो अपने साथियों को हुक्म देता है, साथियों नाव निकालो और मुझे उस चट्टान तक ले चलो, आज मैं उस एबट को सबक सिखाऊंगा। और उसके लोग उसे एक छोटी नाव में बिठाकर इंचकेप रॉक तक ले जाते हैं। कविता में ये सीन बहुत बहुत साफ दिखाया गया है। राल्फ नाव से झुकता है, हाथ में एक तेज चाकू लेता है और एक ही झटके में उस रस्सी को काट देता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक रस्सी काटना नहीं था, ये एक प्रतीकात्मक काम था। बिल्कुल, ये समाज की सुरक्षा की आवाज को खामोश करना था। ये उस चेतावनी को मिटाना था जो लोगों को खतरे से आगाह करती थी। और कविता में घंटी के डूबने का जो वर्णन है वो तो जबरदस्त है। वो ग्लूप ग्लूप की आवाज के साथ डूब जाती है। हाँ, जैसे समुद्र उसे नाराजगी से निगल रहा हो, आसपास बुलबुले उठते हैं और फिर सब शांत, जैसे समुद्र भी इस पाप का गवाह बन गया हो। और इसके बाद राल्फ का एक वाक्य है जो उसकी सोच को पूरी तरह से खोल कर रख देता है। वो क्या कहता है? वो कहता है, अब जो अगला आदमी इस चट्टान तक आएगा वो एबट को दुआएं नहीं देगा,
अपनी इस छोटी सी जीत में वो इतना अंधा हो गया था कि उसे ये ख्याल ही नहीं आया कि अगला जहाज शायद उसका अपना भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उसने उस चेतावनी को खामोश कर दिया और अपनी लूटपाट की दुनिया में वापस चला गया। कई दिनों तक समुद्र में घूमता रहा, जहाज़ों को लूटता रहा, खूब खजाना जमा किया और फिर अमीर होकर स्कॉटलैंड अपने घर की ओर लौट रहा था। पर वो शायद ये भूल गया था कि इंचकेप रॉक वो अब भी वहीं है, चुपचाप, इंतजार में। और यहीं से कहानी पलटती है। यहीं से प्रकृति अपना खेल शुरू करती है। लौटते समय मौसम अचानक बदल जाता है। आसमान में इतना घना कोहरा छा जाता है कि सूरज तक दिखना बंद हो जाता है। हवा भी थम जाती है और जहाज बिना किसी दिशा के लहरों पर बस बहने लगता है। एक ऐसी खामोशी जो तूफान से भी ज्यादा डरावनी होती है। हाँ, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। अंधेरा इतना कि जमीन का कोई निशान तक नहीं दिख रहा। और रैल्फ के जहाज पर सब परेशान थे। तभी उसका एक नाविक कहता है, लगता है हम किनारे के पास हैं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। काश हम इंचकेप बेल की आवाज सुन पाते। 1 मिनट। जिस नाविक को घंटी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसी कप्तान के जहाज पर था जिसने घंटी काटी थी। हाँ, यही तो इस कविता का सबसे बड़ा व्यंग है। ये तो जबरदस्त है। जिस सुरक्षा कवच को राल्फ ने दूसरों के लिए तोड़ा था, आज उसी की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने खुद अपने लिए ही जाल बिछा दिया था और अब वो उसी में फंस चुका था। और फिर वही होता है जिसका डर था। अचानक एक जोर का झटका लगता है, पूरा जहाज कांप उठता है। एक भयानक आवाज और एक नाविक चिल्लाता है, हे भगवान, ये तो इंचकेप रॉक है। वही चट्टान जिसकी चेतावनी को राल्फ ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। अब कोई घंटी नहीं थी जो उसे बचाती। इसके बाद तो सिर्फ तबाही होती है। जहाज में पानी भरने लगता है और वो तेजी से डूबने लगता है। सर राल्फ निराशा में अपने बाल नोचता है, खुद को कोसता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और यहीं हमें पोएटिक जस्टिस यानी काव्यात्मक न्याय का एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। मतलब कर्म का फल। सिर्फ कर्म का फल नहीं, बल्कि जब सजा सीधे आपके गुनाह से जुड़ी हो। राल्फ ने जिस चेतावनी को खामोश किया, उसी चेतावनी की कमी ने उसे मार डाला। बिल्कुल, सजा एकदम सटीक थी। को मौत के वक्त उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है, पर इस बार ये बचाने के लिए नहीं थी, है ना? नहीं, ये कविता का सबसे यादगार और डरावना हिस्सा है। अपनी मौत के डर में डूबते हुए राल्फ को एक आखिरी आवाज सुनाई देती है, घंटी की आवाज। इंचकेप बेल की आवाज। हाँ, लेकिन इस बार ये किसी को बचाने के लिए नहीं बज रही थी, बल्कि ये उसकी अपनी मौत का ऐलान कर रही थी। कविता की आखिरी पंक्तियां तो और भी ज्यादा असरदार हैं। बिल्कुल, जैसे समुद्र की नीचे कोई शैतान खुद उस पापी रोवर के लिए मौत की घंटी बजा रहा हो। ये उसके पापों की आखिरी सजा थी। प्रकृति का न्याय पूरा हो गया। जिस घंटी को उसने खामोश किया, वही उसकी मौत का संगीत बन गई। हाँ, तो ये थी इंचकेप रॉक की कहानी। एक नेक काम, एक जलन से भरा विनाशकारी काम, और उसका एक ऐसा नतीजा जिससे बचा नहीं जा सकता था। ये सिर्फ एक पुरानी कविता नहीं है, ये इंसानी व्यवहार पर एक गहरी टिप्पणी है। बिल्कुल। और ये कविता आज भी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। इंचकेप की घंटी वो उन सिस्टम का प्रतीक है जो समाज की रक्षा करते हैं, चाहे वो कानून हो, नैतिक मूल्य हो या सच बोलने वाले लोग। कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई सर रैल्फ की तरह इन सुरक्षा प्रणालियों को नष्ट करता है, तो उसके पीछे की मंशा क्या होती है? क्या ये हमेशा कोई बड़ा कारण होता है, या कभी-कभी ये सिर्फ किसी अच्छी चीज को बर्बाद होते देखने की वो शैतानी खुशी होती है? ठीक यही सवाल है। और एक समाज के तौर पर हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब हम सब मिलकर अपनी ही चेतावनी की घंटियों को खामोश कर देते हैं, जब हम उन आवाजों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं जो हमें आने वाले खतरों से आगाह करती हैं। हाँ, शायद हम सब अनजाने में सर रैल्फ द रोवर बन जाते हैं जो अपनी ही तबाही का इंतजाम कर रहा है।